अब आप पहला ही क्वेश्चन जब मॉड्यूल का देखोगे तो आप बोलोगे यार ये क्या दे दिया इनने। 50,000, 5,000, 7,000 ऐसा करके इनने कुछ लिखा है। देखो ये पे स्केल होती है। आप देखो, इज एन एम्प्लॉय वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 मार्च 2022। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको पे स्केल कहते हैं। पे स्केल को रीड कैसे करते हैं जरा देखना। जब इंसान ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी 50,000 रहेगी। जब इंसान ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी 50,000 होगी। 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उसकी सैलरी 5,000 से बढ़ जाएगी। जब तक कि उसकी सैलरी, ऐसे हर साल उसकी सैलरी 5,500 से बढ़ती रहेगी जब तक कि उसकी सैलरी 70,000 ना हो जाए। समझे इसका मतलब? ये पे स्केल होगी। अब देखो बच्चों, इसने क्या किया था कि 50,000 की सैलरी से ज्वाइन किया होगा, है ना। ये आया कब था? 1 मार्च 22 को। 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 की हमारे को कैलकुलेशन करने। तो 12 महीने उसकी सैलरी होगा ये कि 1 मार्च से लेके 28 फरवरी तक उसकी सैलरी रहेगी 50,000। ठीक है बेटा, हमारा साल तो कहाँ से चालू होता है? 1 अप्रैल 22 से होता है। तो हमें अप्रैल मई जून जुलाई की सैलरी लेनी पड़ेगी। तो हम अप्रैल से लेके फरवरी तक यानी 11 महीने की सैलरी जो लेंगे वो 50,000 के हिसाब से लेंगे। और जो 1 महीने यानी मार्च की सैलरी लेंगे, इस साल के जो मार्च की सैलरी आएगी वो 55,000 के हिसाब से आएगी। आप देखो यही किया है क्या इनने? कैलकुलेट करके बता दो भाई, यही आ रहा है क्या? सही है, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैंने क्या किया, अच्छा सुनो। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर वो है ना यहाँ पर ऐसा लिखा होता उसने ज्वाइन है ना 21 को किया है, कब किया है? 21 को किया है। तो आप क्या करते? उसने ज्वाइन कितनी सैलरी से किया होगा? उसने ज्वाइन किया होगा 50,000 की सैलरी से। लेकिन 1 मार्च 21 से लेकर 28 फरवरी 22 तक उसकी सैलरी 50 रही होगी। ठीक है। फिर 1 मार्च 22 से लेकर 28 फरवरी 23 तक उसकी सैलरी 55,000 रही होगी। और 1 मार्च 23 से लेकर 28 फरवरी 24 तक उसकी जो सैलरी रहेगी वो 60,000 रहेगी। हमें तो कौन से साल से मतलब है? 22 23 से मतलब है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें 22 23 पे फोकस करना है। तो 22 23 यानी 1 अप्रैल 22 से, है ना, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक की सैलरी निकालना है। तो उस केस में 55,000 इंटू कितना करेंगे? 55,000 इंटू 11। अप्रैल से लेके फरवरी तक की सैलरी तो 55,000 के हिसाब से लेंगे। और जो मार्च रहेगा उसकी सैलरी 60,000 के भाव से लेंगे। ऐसा करते हैं। अब चलो बढ़ो आगे। ही ही इज पेड डीए। डीए दिया जा रहा है 15% ऑफ बेसिक पे बेटा। 15% ऑफ बेसिक पे। तो देखो 6,05,000 है। तो 6,05,000 का 15% करोगे तो शायद कितना आ जाएगा आपका? 90,750। ठीक है।
ये इसका डीएनएस अलाउंस आ गया। देन बोनस इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सैलरी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब देखो थोड़ा क्लियर करना चाहिए भैया, बोनस कौन सी सैलरी के बराबर। तो अपन तो यही मानते हैं कि 50,000 के बराबर बोनस मिलेगा, इसको क्लियर करना चाहिए क्योंकि इस साल सैलरी एक महीने की 55 भी तो है, तो कौन सी सैलरी ले बोनस देने के लिए। तो इनने क्या कर रखा होगा देखते हैं भैया। बोनस कितना लिया, 1,10। अब 1,10, अच्छा उसने क्या करा है, बोनस इक्वल टू मंथ सैलरी एट दी मंथ सैलरी, ओके लिखा है इनने क्लियरली, मंथ सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, मंथ सैलरीज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो आखिरी की सैलरी थी वो तो 55 थी, फिर तो क्या करना पड़ेगा, 55,000 इंटू 2 करना पड़ेगा, 1,10 आ जाएगा। अभी मैंने आपको पीएफ वाली बात नहीं बताई है, तो पीएफ वाले पॉइंट पॉइंट को थोड़ा रुक जाइए, इग्नोर कर दीजिए अभी। अब आगे पढ़ते हैं। ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसको घर दिया है। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, आपको हाउस है। बेटा कहां पर 665, कहां पर 665, ये यहां पर नहीं, कैसे होगा आप सोचो ना, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके 28 फरवरी तक 50,000 रहेगी। 50,000 इंटू 11, 50,000 इंटू 11 कितना आएगा, 5,50,000 प्लस एक महीने की सैलरी 55,000, तो 6,05,000। 665 क्यों बोल रहे हो आप। हाँ तो बेटा मैंने किया ना। ओह, आप लोगों ने क्या किया होगा, 55,000 मल्टीप्लाई बाय 11 किया क्या, बोलो। यही कर दिया, यस। सुनो, हमारे लिए कौन सा साल प्रीवियस ईयर है, 22-23। तो आप सोचो ना, वो 1 मार्च 22 को ज्वाइन हुआ, तो उसकी सैलरी चेंज तो अगले साल होगी ना। अच्छा मैंने किया क्या, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या गलती कर दी। मतलब 50, सॉरी, 50,000 इंटू कितना करेंगे, 11 करेंगे। हाँ 50,000 इंटू 11 करेंगे ना स्टार्टिंग में, और फिर एक महीने का 55,000 करेंगे। हाँ 50,000 इंटू 11, तो यही है इसका मतलब। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ निकल गया हो। डीएनएस अलाउ निकल जाएगा, बोनस निकल जाएगा। पीएफ के लिए रुक जाओ अभी, पीएफ छोड़ दो, पीएफ को एक दिन अलग से समझ लेंगे। अच्छा ये घर दिया ना, बोनस कैसे निकाला। बेटा यहाँ लिखा हुआ था बोनस के लिए, बोनस इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। थोड़ा क्लियर लिखना चाहिए कि जो दो आखिरी महीने की सैलरी, आखिरी महीने की जो सैलरी है ना, वो 2 महीने उसके, हाँ। अब है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्लियर लिखना चाहिए, लैंग्वेज कितनी गंदी लिखते हैं। बोनस इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें आखिरी में तो मार्च में तो सैलरी कितनी थी, मार्च तक सैलरी कितनी थी, 50,000, और फिर एक महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 55,000। बिल्कुल सही, है ना, क्लियर करना चाहिए। मैं भी 100%, हाँ मैं भी 100% ये बोलूंगा कि क्लियर करना चाहिए। अब उन्हें क्या करा, ये मान लिया कि भैया आखिरी महीने की जो सैलरी है उसके उसी के हिसाब से 2 महीने का बोनस मिल गया उसको। समथिंग इज इलॉजिकल, समथिंग इज इलॉजिकल, है ना। जनरली होता है ऐसा है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। जैसे मतलब यही क्वेश्चन सीए वाले मॉड्यूल में भी है। उसमें क्या लिखा है, उसको एक बार बोनस अक्टूबर में मिला, एक बार बोनस मार्च में मिला। तो इन दैट केस समझ में आ जाता है कि भाई मार्च में जो बोनस मिला होगा वो 55 के भाव से मिला होगा, और वो
अब देखो मॉड्यूल की मिस्टेक है, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए उनको। नेक्स्ट, अच्छा ये घर का क्या करेंगे जरा बताओ तो, घर का क्या करेंगे, घर का क्या करेंगे? एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेकर दिया है, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेकर दिया है। हाँ, तो वो रेंट पे लेकर दिया है तो रेंट पेड, रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर करेंगे। रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो इसको अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं। पेंडिंग क्यों रखते हैं? क्योंकि अभी हमें सैलरी कैलकुलेट कर रहा है और आपको पता होगा कि जो हाउस फैसिलिटी में सैलरी कैलकुलेट करना है उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि वो तो लास्ट में सॉल्व कर पाएंगे। अभी फिर अभी जब तक आप बाकी चीजें कैलकुलेट नहीं करोगे तो फिर आप ये इस सैलरी में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो वेट नाउ। नेक्स्ट इनने क्या किया बच्चों? मेडिकल ट्रीटमेंट। आप लोग कुछ कुछ जो जो पॉइंट आए वो बोलना। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पाउस का क्या करेंगे? अब एग्जाम्प्ट है, लेकिन यार ये क्या लिखते हैं यार, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया कहाँ, करवाया कहाँ, यही नहीं लिखा। कहीं लिखा है क्या आगे का? मैंने पढ़ा नहीं होगा, मैंने आगे नहीं पढ़ा अभी तक एक बार क्वेश्चन पूरा। कहीं लिखा है क्या भाई? नहीं, इंडिया में है, इंडिया में है, लेकिन ये लिखा है गवर्नमेंट है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है? नहीं, आप बताओ। अब मैं क्या करूं, एग्जाम मान लूं? लिख देंगे नोट डाल के। भाई लिख के तो दो यार, जो दे रहे हो कम से कम यार। अब इनने यहाँ पर क्या किया है? फुल्ली टैक्सेबल डाला है ना। अब वही तो समझ में आया, इनने कुछ अजम्पशन लिया होगा। भैया यार ये लोग क्या करते हैं यार। इनका अपना ही इनकम टैक्स एक्ट है इनका तो। इनका अपना ही इनकम टैक्स है। अब बताओ, ये लेटेस्ट मॉड्यूल है, लेटेस्ट। एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उल्टा, वो तो मैंने आपके मॉड्यूल में कोविड वगैरह की बात नहीं करी थी, वो तो मैंने वो नहीं करी है। अब आप बताइए मैं क्या करूं इनका यार। मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रेड, भाई कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये लोग? तो फिर बच्चा करेगा क्या? और यही उठा के आंसर दे देंगे तो फिर कितनी परेशानी होगी यार। एक्चुअली बताऊं, मैं आपको बताता हूँ इनने क्या, इनसे क्या गलती हुई है। ये जो मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं, मेडिकल अलावेंस करके होता है, वो टैक्सेबल होता है, मेडिकल अलावेंस टैक्सेबल होता है। और दूसरी चीज पहले क्या होता था मालूम है? पहले ना 15,000 तक एग्जाम्प्ट होता था मेडिकल ट्रीटमेंट, पहले बहुत पहले, पता नहीं कब। वो वही चला रहे शायद ये। अब ये लेकिन
हाँ, ये इनने यही माना होगा कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं यही मान सकता हूँ। लेकिन ऐसा तो मैं उम्मीद नहीं करता भाई। ऐसा क्वेश्चन आया था बेटा, अपन तो अपना assumption डाल के लिख कर आएंगे। अपन ये अब ये याद रख लो कि भैया ऐसे क्वेश्चन जब आए थे तो इनने ये माना था कि अप्रूव या तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में किया है मान के कंप्लीटली टैक्सेबल कर दो। समझो, अपन अपन इस तरीके से चलो फिर। नोट डालकर करेंगे अपन, मैं गलत तो बता नहीं सकता ना आपको। हाँ, नंबर मिलना चाहिए। अब नहीं देंगे ना तुम्हारे नंबर, तुम्हारी आपको पता है वो कॉपी कैसी चेक होती है। कॉपी कैसी चेक करते हैं ये लोग। अपन कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, तुम लोगों को ये लगता रह जाएगा कि तुमने कुछ गलत किया होगा। बड़ा इसलिए ना सबसे सबसे बोलूं कि इनकम टैक्स में सीएस के अंदर स्कोर करना डिफिकल्ट ज्यादा इसलिए क्योंकि इनकी मॉड्यूल में अनाप शनाप गलतियां हैं। और ये वाले में ये जब नया मॉड्यूल बना, ये तो नया मॉड्यूल बना है, उसमें भी गलती करके रखे ये लोग। नेक्स्ट इज बेटा हाउसकीपर यानी सर्वेंट दिया है, सर्वेंट फैसिलिटी है, ये तो टैक्सेबल होगी सर्वेंट फैसिलिटी। अपन तो नोट तो डालेंगे, लॉ के हिसाब से जो है वो सब डाल के देंगे। हाँ, ये लोग बस ऐसे ही करते हैं ना, बाद में इनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा इसलिए पहले ही करवा के रख लेते हैं ये लोग। 4,000 इंटू 8 वो कर देंगे, 4,000 इंटू 12 है ना। आज आपसे मतलब आज आप वापस ट्राई करना, जो जो क्वेश्चन हम कर लेंगे ना अभी, वो क्वेश्चन फिर ट्राई करना। ये आ जाएगा। टेलीफोन अलाउंस का क्या करेंगे बच्चों? टेलीफोन अलाउंस का ये पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेलीफोन फैसिलिटी नहीं, मोबाइल फोन देना, लैपटॉप देना, कंप्यूटर देना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। टेलीफोन अलाउंस देना इज टैक्सेबल, क्योंकि वो कहीं पे भी मैंने आपको ना पार्टली एग्जाम्ड कहा है ना फुल्ली एग्जाम्ड, तो टैक्सेबल आएगा। गिफ्ट वाउचर का आपको याद होगा 5,000 तक रहेगा तो पूरा एग्जाम्ड कर देंगे। ये तो सही किया ना इनने, ये भी गलत किया। लिखा होगा। ठीक है। हाँ, ये तो ठीक लिखा भाई। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, बताओ भाई क्या करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का? आपको मैंने जब मेडिकल फैसिलिटी पढ़ाया था तब वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने बोला था कि वो एग्जम्प्ट है और एलआईसी जो है वो टैक्सेबल है। देख लो कॉपी में एक बार। ठीक है, ये चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल पॉइंट था, ये सिंपल पॉइंट था। ये सर्वेंट फैसिलिटी वाला पॉइंट था। ये मेडिकल ट्रीटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया भैया, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया कहाँ है, ये देना जरूरी था, प्राइवेट हॉस्पिटल में करा था, दैट इज नॉट अप्रूव्ड, इन दैट केस टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑन हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है, ये एग्जाम्प्ट होता है। मोटर कार का वो फोटो याद आ ही जाएगा आपको, मोटर कार का वो फोटो याद आ जाएगा। बताओ भाई इसका क्या करेंगे मोटर कार का? 1800 इंटू 12। एक सेकंड बस ये पढ़ लेते, मोटर कार ओन्ड एंड ड्रिवन बाय नितिन, है ना बेटा, याद रखना मोटर कार ओन्ड एंड ड्रिवन बाय नितिन है ना। ओन्ड एंड, तो ये कौन सा केस हो गया, कार एम्प्लॉय की, कार एम्प्लॉय की, और रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो उस केस में मैंने क्या बताया था आपको, 36,600 यानी जो भी कॉस्ट है उसमें से क्या करेंगे, कॉस्ट में से
1800 पर मंथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो ये कॉस्ट है, उसमें से 1800 इंटू 12 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 15,000 रुपये आ जाएगा टैक्सेबल। ये ठीक किया है। लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वैल्यूड एट रुपीज, लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वैल्यूड एट रुपीज 2200। ये 50 पर मील तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अजम्पशन डाल रहे हैं यार, देखो भाई, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता इन लोगों का यार। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ मील इज अप टू 50 पर मील, भाई हर जगह अजम्पशन लाना पड़ रहा है। कार का नाम दे दिया था और सीसी नहीं दिया था, भाई अपन भगवान थोड़ी कि इसका सीसी पता कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैकेनिक थोड़ी है यार अपन। आप बताओ, पहला क्वेश्चन दिया, सही में भी पहला क्वेश्चन देने लगे, कोई पहला क्वेश्चन होता है ऐसा? आप लोगों की भरने की इच्छा ही खत्म हो गई कि आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड लिटरली अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ, ये अपन ने जो फूड का चार्ट बनाया था उसमें मैंने कहा था रिफ्रेशमेंट एग्जम्प्ट है, और रिमोट लोकेशन पे लंच एग्जम्प्ट है, और तीसरे में लंच और डिनर एट ऑफिस आवर 50 पर मील तक एग्जम्प्ट है। अब यहाँ तो भाई साहब 2200 रुपये अमाउंट दे दी। भाई क्या मील, अब कितना, कितने रुपए पर मील है, ये तो कुछ बताओ भाई। बेटा मैं ये तो क्वेश्चन करवाऊँ तो सही आज इनके, नहीं तो इनको ये दिक्कत आएगी, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो सही मॉड्यूल में क्या क्या और मिस्टेक्स है। अच्छा, अलॉटेड शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ये तो कर ही दिया होगा। इसमें 227, 337, थ्री सॉरी 377 माइनस 227 इंटू कितना करेंगे, 2000। मैं आपको है ना एक अच्छे क्वेश्चंस भेजता हूँ यार, अच्छे क्वेश्चंस भेजता हूँ सैलरी के सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करोगे क्या, कल मैं सैलरी पढ़ा रहा हूँ अभी करंट वाली बैच में, उसी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आप 2 दिन 3 दिन अटेंड कर लो, सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा, कॉन्सेप्ट तो बता दिया उनको, है ना। टाइम बेटा यही रहेगा, 3:30 बजे, 3:30 से 4:30 वो कर लो। मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, आज मैंने उनको 2 क्वेश्चन करवाए, है ना। कल कल तक वो आपके थोड़े से लेवल तक पहुंच जाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने लायक बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं कर पाओगे, मतलब मेरे को लगा था कि इन्हें थोड़ा सिस्टमेटिक दिया होगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग अच्छे क्वेश्चन से करी होगी, बट इन लोगों ने तो पहले क्वेश्चन में ही इतने सारे इफ्स एंड बट्स डाल दिए, बच्चा कैसे करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी 115 बीएससी नहीं बताया ना, डोंट गो फॉर 115 बीएससी। पहले ना 115 बीएससी के के क्वेश्चन के मतलब इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व करो उसको, 115 बीएससी को, वो आएगा तब जाके 115 बीएससी बता पाऊंगा मैं आपको। ये मैं बता दूंगा क्लास में, भी मैं करवा कल ही बताऊंगा उनको, उनको भी नहीं बताया, आप लोग साथ में देख लेना। राम इज एम्प्लॉयड एट बॉम्बे, बेसिक सैलरी इतनी है, ही रिसीव 5,000 पर मंथ। अरे वाह, 5,000 की सैलरी है, 5,000 का ही एचआर है। अरे वाह। रेंट कितने का पे कर रहा है, 12,000 पर एनम का पेड कर रहा है। फाइंड आउट द अमाउंट एक्सेप्ट, ये तो बहुत ईजी है। एक्चुअली क्या होता है, 115 बीएससी जो लोग चूज कर लेते हैं ना, सरकार उनसे एचआरए की एग्जम्पशन छीन लेती है, मतलब उनको एग्जम्पशन नहीं मिलती, पूरा अमाउंट एचआरए का क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। और अगर एग्जम्पशन मिलती है तो फिर वही लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग करके हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे।
ये आप कर लोगे। ये हो गया था है ना। इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब आप कर सकते हो। ये हो जाएगा। मिस्टर श्याम एम्प्लॉयड एट मुंबई रिसीव्स। ये मैं करवा रहा हूँ, मतलब सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ, अभी आपको जाकर ही वापस करना है। ये दो जो क्वेश्चन डिस्कस कर ले एटलीस्ट वो। बेसिक सैलरी तो भैया ये टैक्सेबल हो जाएगी, बोनस टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस रिसीव है कि नहीं, दिया ही नहीं है। बोनस रिसीव है कि नहीं, दिया ही नहीं है भैया, क्या मानूं अब मैं, बताओ। अदम्पशन इनका देख लेता हूँ, इनने क्या लिया। अदम्पशन ही नहीं लिया। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है किस चीज का। इंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 रुपये। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि इंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जाम्प्ट है, इट इज टैक्सेबल। एक ही चीज पूछी है उनने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अब ये लिखना चाहिए कि देखो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिख के छोड़ दिया। किसने दिए, एम्प्लॉयर ने दिए कि एम्प्लॉय ने दिए। एम्प्लॉय ने दिए तो कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉयर ने दिए तो उसकी सैलरी में जुड़ेंगे। ये पर्क हो गया। पर्क हो गया, थोड़ा सा क्लियर कर। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, है ना। एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया। याद रखना ये एम्प्लॉय के लिए इनकम होता है। ये एम्प्लॉय के लिए इनकम होता है, उसकी सैलरी में जुड़ता है। रेंट फ्री हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का खुद का घर है, उसने एम्प्लॉय को दिया है शायद रहने के लिए। उससे कितना किराया आ सकता है, 48,000। इसका कोई सेंस नहीं है। जब जब वो क्या करता है, जब वो अपना खुद का घर प्रोवाइड करता है, तो या तो हम 15% ऑफ सैलरी करते हैं, या 25% ऑफ सैलरी करते हैं, या फिर हम 7.5% ऑफ सैलरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन। सिंस इन दिस क्वेश्चन इट इज मुंबई, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल कि 25% ही यूज करना है उस केस में। ठीक है। सैलरी ऑफ गार्डनर 2400। गार्डनर मेंटेनेंस। अब भाई यार, मुंबई में, मुंबई की पॉपुलेशन तो मान ही लो ना यार, ज्यादा होगी। सैलरी ऑफ वॉचमैन, ये दे रखा है। आप जाओ और पहले तो ये देखो कि हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते टाइम सैलरी में क्या क्या लेते हैं। बेसिक सैलरी आएगी बच्चों, बेसिक सैलरी आएगी। बोनस आएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा। ये पर्क है, ये नहीं आएगा। सैलरी ऑफ गार्डनर और ये सारी की सारी चीजें, ये भी क्या होती है, ये पर्क है। ये नहीं आएंगे, पर्क्स नहीं आते हैं। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी एक बेनिफिट, एक पर्क है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये भी नहीं आएगा। तो इन लोगों ने इन तीन चीजों को ऐड करा और उसका 15% ऑफ सैलरी ले लिया। ओ भाई, 15% ले लिया। क्या मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, 25 लाख से ज्यादा नहीं है। किसी बात कर रहे हैं ये लोग यार। यार बच्चों, बहुत गलती कर रखी है इनने यार। यार किसी भी 2001 की लेते हैं, ये तो मेरे को, मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन 2001 की लेते हैं। 2001 की पॉपुलेशन लेते हैं। 2001 में भी यार कॉमन सेंस है यार, मुंबई में, मुंबई ही है ना क्वेश्चन के अंदर, और क्या है, हाँ मुंबई है यार। उसकी पॉपुलेशन तो, यार मत करो ये क्वेश्चन।
डोंट सॉल्व, आपका कॉन्फिडेंस और ही कम होगा। डोंट सॉल्व। डोंट सॉल्व। आपका कॉन्फिडेंस खराब करेंगे ये लोग। फॉर सैलरीज क्वेश्चन बेटर यू ज्वाइन टुमारोज क्लास। बेटर यू ज्वाइन विल सॉल्व बेटर क्वेश्चन देन दिस। बट मुझे बस यही है कि यार एग्जाम में तो कभी यही एग्जैक्टली सेम छप गया तो। दैट्स द प्रॉब्लम। बेसिक सैलरी दे रखी है, चलो यहाँ देखते हैं ना, इसमें कोई, इसमें भी कुछ ना कुछ तो नहीं करेंगे ये लोग। डियरनेस अलाउंस 3,000, लीव सैलरी, भाई ठीक है, 5,400। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, फेयर रेंट ऑफ फ्लैट प्रोवाइडेड बाय, रेंट ऑफ फर्नीचर 1,000, रेंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर। सी, इतना मतलब बस ऐसा कर रहे हैं कि यार ऐसे तो मतलब मैं क्लास के अंदर जब आपको क्वेश्चन देता हूँ ना प्रैक्टिस करने के लिए, इतनी शॉर्ट में लैंग्वेज में तब देता हूँ। रेंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर, अब रेंट किसका है? ये फर्नीचर का रिकवर्ड किया कि ये जो घर है उसका रिकवर किया कि दोनों का रिकवर किया, क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट होता है। चलो अगर ये दिख जाए तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड तो एग्जाम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ एग्जाम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। आरपीएफ का 12% तक एग्जाम्प्ट होता है। हाँ बस यही मान के चलो, अब तो यही होता है। हाँ, यही चीज आप बोल रहे थे कि हाँ, विवेक गावा सर ने बिल्कुल कोई वीडियो डाला है, किसी ने कहा मुझको अभी, उस वीडियो में ये बोला है कि एक बच्चे का 5 नंबर काट लिए गए क्योंकि उसने मॉड्यूल के हिसाब से सॉल्व नहीं किया था, मॉड्यूल में गलत सॉल्व था। ये अब आपकी क्लास में नहीं कह रहा हूँ मैं कम से कम ये पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली सीएस वालों को कह रहा हूँ। एक बार आप रोहित सर से कंफर्म कर सकते हैं कि उनको कितनी बार बोला गया है कि आप उनके कोई पहचान वाले प्रेसिडेंट थे, बहुत ही क्लोज उनके कोई प्रेसिडेंट थे, उस टाइम मैंने कहा था कि सर ये बहुत सारी मिस्टेक्स है इसके अंदर, चेंज कर दो। ही सेड नया मॉड्यूल आ रहा है, सब परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो नए मॉड्यूल में भी कितनी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है। हाँ यार वही, अब मेरे को तो अब क्या बोलूं मैं, आंसर कैसे रटा सकते हैं अपन, इसे कैसे रट सकते हैं? ऐसा तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो तो आप रट भी लो, पूरे पूरे मॉड्यूल में ही गलती है। आपको पता है सीएस का परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज इसलिए कम है, पासिंग परसेंटेज इसलिए कम है। बहुत सारे बच्चे आप सुनते होंगे ना कि डिफिकल्ट लगता है, फेल होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको क्या मालूम कैसे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और जब पेपर आता है ना, पेपर सीएस इंस्टीट्यूट पेपर निकाल रही, पेपर में एक मिस्टेक हो, दो मिस्टेक हो, एक बारी मिस्टेक हो समझ सकता हूँ, 4 5 6 क्वेश्चन गलत कंटिन्यूसली मेन एग्जाम में। मेरे पास एक कॉपी थी सीएस की, मेरे से मिस हो गई है, मैं आपको बताऊंगा। वो मेरे पास कॉपी थी ऑब्जेक्ट, अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपी अगर दिख गई ना, बट मैं बताता इसलिए नहीं हूँ कि कॉन्फिडेंस जाता है बच्चों का। जैसे ना मैं आपको कॉपी तो क्या ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर आपने है ना हाउस प्रॉपर्टी तो पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी का आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो मान जाऊं मैं आपको, इसका आंसर ही गलत है।
ये पेपर है, मेन पेपर है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, गलत है। एक भी ऑप्शन नहीं आएगा इसमें से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो ये लोग गलत करते हैं वो। आई विश वो कॉपी मेरे को दिख जाती। उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं बच्चे को। ये देखो, मिल गई मिल गई। ये ऑब्जेक्टिव नहीं, अरे अरे, तो ईआईएस की है, दूसरे सब्जेक्ट की है। ये रही आईसीएसआई की, ये रही आईसीएसआई की होनी चाहिए कॉपी है। देखो भाई, मार्क्स कितने हैं? 21। और कितने मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं? यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ये लोग यूनिफॉर्मिटी और मॉडरेशन का। उस बच्चे को 8 नंबर एक्स्ट्रा दिएगा, उसके मिला के मार्क्स 29 हुए। मतलब ये मॉडरेशन के नाम पे तो मार्क्स कम भी कर सकते हैं। या हो सकता है एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन लिखा है इनने, लेकिन ये मार्क्स दिए गए हैं गलत क्वेश्चन पूछने की वजह से। गलत क्वेश्चन पूछे थे। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव में क्या बच्चे को मॉडरेशन के मार्क्स मिलेंगे? कोई लिख के थोड़ी आ रहा है कुछ वो। तो बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे से आके पूछते हैं कि सर सीएस ज़्यादा डिफिकल्ट है कि सी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मेरा एक ही आंसर रहता है, सीएस ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि इसमें पढ़ना तो बहुत पड़ता है, साथ में आपकी इंस्टीट्यूट से भी उतना ही लड़ना पड़ता है। आपकी किस्मत का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने कभी सीए मॉड्यूल में गलत गलत क्वेश्चंस नहीं देखे। गलत है भी तो भी वो चेंज करते हैं, और एग्जाम में वो सॉल्यूशन नहीं आता है जो गलत है। एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है उसके पास करेक्ट सॉल्यूशन जाता है, अगर सेम क्वेश्चन भी पूछा है तो। सुनो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मेरी बात समझना। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सैलरीज क्वेश्चन गिवन इन मॉड्यूल। विल सॉल्व इन क्लास टुमारो। 3:30 बजे सॉल्व करते हैं। थोड़ी वहां से प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा बहुत इस पे आना। तभी इस पे आओ। तो कल 3:30 बजे मिलते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी, नई क्लास की। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता। हो मिस्टेक सबसे हो जाती है, सबसे मिस्टेक्स होती है। लेकिन वो मिस्टेक को ठीक भी नहीं करते हैं। इवन इफ अ लॉट ऑफ मेल हैज बीन रिटर्न टू इंस्टीट्यूट की दीज आर द मिस्टेक्स इन योर मॉड्यूल। मैं अभी बहुत सारी मिस्टेक्स आपको मॉड्यूल की दिखा दूं। कस्टम्स के अंदर बहुत मिस्टेक है मॉड्यूल के अंदर। कस्टम्स के अंदर, और बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर रखे हैं उनने। और उसके बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं। और वो बच्चा अगर गलत टिक करके आएगा, मतलब सही टिक करके रहेगा, तो भी उसे गलत में मार्क्स नहीं मिलने वाले। बहुत सारी मिस्टेक्स है, बट ठीक है, डोंट फाइट विद दैट। अब थोड़ा किस्मत का रोल तो रहेगा ही, सीएस बनने में किस्मत का रोल ज्यादा है ना। मेहनत का रोल होता तो बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं, लेकिन किस्मत भी है तो वो फिर दिक्कत देती है। ऐसे लड़ना पड़ेगा, इसी कॉपी चेकिंग से लड़ना पड़ेगा। मुझे भी तो डर यही है, क्वेश्चन तो मॉड्यूल के ही आएंगे। अब वो क्या assumption ले, क्या चेक कर दे और क्या मार्क्स दे दे। आपका फाइनल आंसर गलत हो गया, मतलब सब खत्म। वो शायद चेक ही ना करे, ऊपर का स्टेप मार्क ही ना दे आपको। क्या करते करो, अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर ठीक है, अभी ये सब चीजें सोचने का समय नहीं है, अब तो प्रिपरेशन करिए अभी आप। सैलरी के लिए डोंट वरी, कल से क्लास में आ जाओ। 3 दिन दे देना मुझको सैलरी के अंदर, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सैलरी के करवा दूँ। ठीक है।